जीनियस ग्लोबल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करेंगे हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण के प्रत्येक एक टॉपिक को, जो हम लोग बेसिक से लेकर के चलेंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह के एग्जाम में छोटा से छोटा भी क्वेश्चन यदि हिंदी ग्रामर से पूछा जाता है तो वह क्वेश्चन हम लोग से न छूटे। बशर्ते हम लोग ध्यान से सारे चीजों को बारी बारी से समझेंगे। मैं यह चैलेंज करता हूं कि आपसे छोटा सा छोटा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वह 9th का एग्जाम हो या और किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का वर्ण। तो वर्ण का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। क्या कहा जाता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मूल ध्वनि का मतलब क्या होता है? सिंगल यूनिट यानी कि इकाई मात्रा को वर्ण हम क्या चीज को कहते हैं, इसका दूसरी तरह से हम लोग डिफिनीशन बना सकते हैं कि वर्ण उस इकाई मात्रा को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और इकाई मात्रा क्या होता है? जैसे कि हम लोग को लिखना है राम, तो मैंने लिखा एक र, दूसरा आकार और म। देखिए इसमें तीन चीज हुई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यह तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? यह बनेगा हम लोग का राम बनेगा। और इसी में से कोई एक चीज को निकाल लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इकाई मात्रा। तो फिर क्या इस र को तोड़ पाना संभव है क्या? संभव नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इकाई मात्रा। और इसी इकाई मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। तो यह समझ गए होंगे डिफिनीशन कि वर्ण किसे कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसको दूसरे तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ण उस इकाई मात्रा को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसे एक बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, तो वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52। यह नंबर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि लगभग हम लोग से पूछा यही जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की कुल संख्या जो होगा वह 52 होता है। इसी चीज को यदि संस्कृत में पूछ दे कि संस्कृत की परीक्षा के दिन अगर पूछ दिया जाए कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वहां पे हम लोग जाएगा 44। समझ गए? हिंदी के दिन पूछा जाए तो वह हो जाएगा हम लोग का 52। और यही चीज को यदि संस्कृत के दिन पूछा जाए तो वह हम लोग का हो जाएगा 44। अब हम लोग देखते हैं वर्ण के प्रकार को। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो जनरली वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार? तो दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वह होता है स्वर वर्ण, और दूसरा जो होता है वह होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो हम लोग स्वर वर्ण किसको कहते हैं? तो वैसा वर्ण, ध्यान से समझिएगा, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण क्या होता है? स्वतः होता है, यानी कि अपने आप होता है। जिसको बोलने के लिए, उच्चारण का मतलब क्या होता है? तो उच्चारण का मतलब होता है बोलना। उच्चारण का मतलब बोलना, यानी कि जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं लेना पड़े, किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं हो, या खुद पर खुद अपने आप बोला जाएगा, वैसे वर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। तो फिर से एक बार इसका डिफिनीशन देख लीजिएगा। पूछा जाए तो बताइएगा क्या कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः हो, जिसका उच्चारण क्या हो? स्वतः हो, अपने आप हो, वैसे वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या जो होती है वह होती है 11। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 11। यही बातें यदि संस्कृत के दिन पूछा जाए तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। संस्कृत के दिन 2 बढ़ जाता है। संस्कृत में क्या हो जाता है? 2 बढ़ जाता है। हिंदी के दिन कितने रहेंगे? हिंदी के दिन अगर पूछा जाए इसी चीज को, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 11th होती है। यही चीज को यदि संस्कृत में पूछा जाए तो वह कितना हो जाएगा? 13, यानी कि 13 होती है। और वह होता कौन कौन है? 11। तो चलिए इस चीजों को हम लोग देख लेते हैं कि 11 को वर्ण कौन कौन सा होता है। देखिए आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। तो यह टोटल 11 हम लोग का हो गया। टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है, यही हमारा स्वर है।
दूसरा देखते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण हम लोग कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण कहते किसको है? सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है। कौन सी वर्णों की सहायता से होती है? तो स्वर वर्णों की सहायता से होती है। उच्चारण मतलब क्या होता है? बोलना, यानी कि जिसको बोलने में यह 11 में से किसी एक की आवश्यकता पड़े, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। जैसे कि हम लोग को बोलना है क, तो क बोलेंगे, तो क के साथ हम लोग का क्या आता है? अ। क और अ मिलके ही हम लोग का क्या बनता है? क। यानी कि क को हम लोग सिंगल से अपने आप से उसको बोल नहीं सकते हैं, हमको क बोलना पड़ेगा, तो हमको व्यंजन स्वर वर्ण की जरूरत लेना पड़ेगा, वह क्या हो जाएगा? अ। क और अ मिलकर ही हम लोग का क्या बनता है? क बनता है। तो ये दोनों डिफिनेशन क्लियर हो गया व्यंजन वर्ण। तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मतलब क्या बता है? बोलना। उच्चारण मतलब बोलना, यानी कि जिसको बोलने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़े, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या जो होता है वह 33 यानी कि 33 होती है। वह कहां से? तो क से लेकर के और म तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यह टोटल का टोटल वर्ग हो गया। और य से लेकर के ह तक, य से लेकर के कहां तक? ह तक। तो यह हम लोग का 25 उधर हो गया और 9 इधर हो गया। इधर टोटल कितना हो जाएगा? क से म तक जोड़िएगा तो हो जाएगा 25, और यह य से लेकर के ह तक जोड़िएगा तो टोटल हो जाएगा 8। तो 25 और 8 टोटल कितना हो जाता है? तो 33 हो जाता है। इसी तरह से व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। चलिए अब हम लोग समझते हैं स्वर वर्ण के प्रकार को, कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। वर्ण के प्रकार तो हम लोग अच्छी तरह से देख लिए। अब हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण का मुख्यतः जो होता है वह 3 प्रकार होता है। सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा हम लोग का होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा जो होता है हम लोग का होता है प्लुत स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब यह तीनों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ध्यान से समझिएगा। वर्ण का यदि प्रकार पूछे तो कितना? 2। वर्ण का कितने प्रकार? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसी तरह से यदि स्वर वर्ण का प्रकार पूछे तो स्वर वर्ण का कितने प्रकार होते हैं? तो वह 3 प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्वर वर्ण का, वो लिस्ट बना लेते हैं जो ही हम लोगों ने बनाया था। ओ और औ, यह टोटल हम लोग का 11 है। यह टोटल का टोटल स्वर वर्ण है। इसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। तो क्या बोलेंगे ह्रस्व स्वर? वैसा वर्ण या वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में अल्प समय लगे। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा समय लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे ह्रस्व स्वर। जिसको उच्चारण में यानी कि बोलने में बिल्कुल थोड़ा सा समय लगे। इसको दूसरी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जिसमें किसी तरह की कोई मात्रा ना हो। तो यह देखिए, एक इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी तरह की कोई मात्रा लगा हुआ नहीं है, अ। दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें कि किसी तरह की कोई मात्रा लगा हुआ नहीं है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, और इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो स्वर ह्रस्व स्वर की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ह्रस्व स्वर की संख्या टोटल 4 हो जाएगा। फिर से एक बार डिफिनेशन समझ लीजिए। ह्रस्व स्वर पूछा जाए तो बोलेंगे वैसा स्वर जिसके उच्चारण में अल्प समय लगे, उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। इसको हम लोग दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि वैसा स्वर जिसमें कोई मात्रा नहीं लगा हो। देखिए, यह चारों में किसी तरह की कोई मात्रा नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर बोलेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर। इसको हम लोग बोल के भी देखेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अ, तो आसानी से हम लोग का बोला गया क्या? अ। बिल्कुल थोड़ा सा समय लगा, और उसी को हम लोग को बोलना है यदि आ, तो हम लोग क्या करेंगे? जोर से जोर दे करके बोलेंगे आ, यानी कि अ तुरंत बोला गया,
आ, यानी कि उसमें थोड़ा सा क्या लगा, अधिक समय लगा। तो जिसको उच्चारण में पूछा है कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ स्वर। वह कौन कौन सा है, तो उसकी संख्या टोटल 11 हम गिना थे ना, 11 स्वर की कुल संख्या 11, और 11 में से यह 4 घटा दीजिएगा तो कितने बचेंगे, 7। तो ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो ये दोनों हम लोग का क्लियर हो गया। अब प्लुत स्वर किसको कहते हैं, तो बोलने कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लुत स्वर। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ओम, बोल के देखिए ओम, यानी कि अधिक समय लगता है। या किसी भगवान को याद करते हैं तो उसको भी स्मरण करते हैं, जैसे कि राम, तो राम, तो वहां पे हम लोग का क्या लगता है, अधिक समय लग रहा है। तो प्लुत स्वर किसको बोलेंगे, तो वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से क्या लगे, अधिक समय लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्लुत स्वर। इसकी संख्या जो होता है वह फिक्स नहीं होती है, इसकी टोटल काउंटिंग संख्या नहीं है, अनंत इसको हम लोग मान सकते हैं, जितना बनाएंगे उतना बनेगा, जितना हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे उतना इसकी संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। अदरवाइज इसकी संख्या टोटल 4 और दीर्घ स्वर की कुल संख्या टोटल कितनी होती है, 7 होती है। चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम लोग व्यंजन वर्ण को देखते हैं। अगर ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब व्यंजन वर्ण को। तो व्यंजन वर्ण को काफी आसानी से हम लोग इस चीजों को समझेंगे कि व्यंजन वर्ण कहते हैं तो हम लोग कहते किसको हैं। तो समझिएगा, सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं व्यंजन वर्ण का। लेकिन क्या, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि इसका उच्चारण, उच्चारण का मतलब होता है क्या, बोलना, यानी कि जिसको बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता पड़े। जैसे कि हम लोग को अगर बोलना है च, तो च बोलने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, च प्लस अ मिलकर के हम लोग का क्या बनेगा, च, यानी कि च अकेले नहीं बुला सकता। बोल के देखिए च, यानी च के साथ लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण बोलेंगे। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या जो होती है वह 33 होती है, इसको ध्यान रखिएगा। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना, 11, स्वर वर्ण का 11 और व्यंजन वर्ण का कुल संख्या 33, यह टोटल का टोटल 33 है। इस चीजों को हम लोग देख लेते हैं, क से लेकर के म तक 25 और 4 29 और 4 33। अब इसकी प्रकार हम लोग देखते हैं, तो इसकी प्रकार क्या होता है, तो क से म, इसको हम लोग 3 प्रकार में बांटते हैं। सबसे पहला होता है, पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है इसका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन। जैसे स्वर वर्ण का कितने प्रकार थे, तो स्वर वर्ण का भी 3 प्रकार था। उसी तरह से व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के प्रकार यह कितने प्रकार हो जाएंगे, 3 प्रकार हो गया। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम लोग कहते किसको है, स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है टच, टच करने का मतलब होता है छूना। तो बोले कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में जीभ जो है मुंह के अन्य या तो तालु को, दंत को, मूर्धा को, यानी जीभ जो है मुंह के किसी भाग को टच करे, छुए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब मैंने क्या बताया, छूना, स्पर्श का मतलब छूना। तो बताएं क्या कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जीभ मुंह के अन्य भाग को क्या करे, स्पर्श करे, उसको हम लोग बोलेंगे छुए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। इसकी कुल संख्या, तो इसकी कुल संख्या जो होता है वह 25 होता है।
इसकी कुल संख्या कितना हो जाएगी 25, यानी कि क से लेकर के यहां से शुरू करेंगे और म तक। यह हो गया हम लोग का टोटल संख्या कितनी हो गई 25। और देखते हैं दूसरा क्या है, तो दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम लोग कहते किसको है, तो वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर और वर्ण दोनों के मेल से होता है उसको हम लोग बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कुल संख्या 4, य, र, ल और व, टोटल 4 हो गए। उसके बाद तीसरा हम लोग का प्रकार है इसका उष्ण व्यंजन। तो वैसा व्यंजन वर्ण जिसको बोलने से मुंह से गर्म हवा निकलती है। उष्मा, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म, यानी कि जिसके उच्चारण में, जिसको बोलने में मुंह से गर्म हवा निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे उष्ण व्यंजन। इसकी भी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो चलिए सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका हम लोग देखेंगे सघोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या होता है, उसी तरह से अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। चलिए अब ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। व्यंजन वर्ण का हम लोग प्रकार को देख लिए कि 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या जो होती है वह 33 होती है। अब हम लोग इसमें 2-3 चीज काफी महत्वपूर्ण है जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, और खास करके हम लोग बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, या तो 9th का फाइनल हो या 10th का फाइनल हो या उसका किसी तरह से उसका जो क्या बोलते हैं उसका टेस्ट एग्जाम हो, उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है वह पूछा जाता है, जिसको हम लोग 1 नंबरिया क्वेश्चन कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप का यह तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अघोष वर्ण होता क्या है। अघोष वर्ण हम लोग कहते हैं तो कहते किसको है, अघोष यानी कि जिसके उच्चारण में अ मतलब कंपन नहीं हो, जिसके उच्चारण में क्या हो, कंपन नहीं हो, वाइब्रेट नहीं करे, जिसको अगर हम लोग बोलेंगे तो बोलने में किसी तरह की कोई कंपन, थरथराहट जिसको हम लोग बोलते हैं वह ना हो। जैसे कि हम लोग अगर बोल के देखते हैं क ख, आराम से बोल देंगे क ख, लेकिन ग बोलेंगे तो हमारा कंठ जो है वह क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, उसमें कंपन होगी। तो जिसमें कोई कंपन नहीं हो, पूछा है कि अघोष वर्ण क्या होता है, तो बोलेंगे क्या कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में कंपन न हो, जिसके उच्चारण में किसी तरह का कोई कंपन नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग अघोष वर्ण बोलेंगे। तो किसी भी वर्ग का देखिए पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, तो ये हो गया क ख च छ ट ठ त थ प और फ। तो यह टोटल वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी वर्ण को हम लोग बोलते हैं अघोष वर्ण। क्या बोलते हैं उसको, अघोष, अघोष वर्ण, यानी कि जिसके उच्चारण में कंपन न हो, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं हो बोलने में, उसको हम लोग अघोष वर्ण। अब देखते हैं, बोलते हैं दूसरा क्या होता है, घोष वर्ण। आखिर घोष वर्ण हम लोग कहते हैं तो घोष वर्ण किसको कहते हैं, तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में क्या हो, कंपन हो, जिसके उच्चारण में कंपन हो, कंपन का मतलब वाइब्रेट करे। अघोष में क्या कहेंगे, जिसको बोलने में कंपन नहीं हो। घोष वर्ण किसको बोलेंगे, जिसके बोलने में कंपन हो। तो घोष वर्ण को ही हम लोग, घोष वर्ण को ही किसी किसी किताब में लिखल मिलेगा सघोष, सघोष, या तो घोष वर्ण बोलिए या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सघोष वर्ण बोलेंगे। दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ग घ अंग, ज झ या, ये ड ढ न, द ध न और ब भ म, यह किसी भी वर्ग का, वर्ग हम लोग की संख्या 5 ही होती है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे घोष वर्ण, या उसी को हम लोग बोलेंगे सघोष वर्ण। यह दोनों चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं क्या, अल्प प्राण और महाप्राण।
अल्प प्राण और महाप्राण को हम लोग समझते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प, अल्प प्राण, और दूसरा मैंने क्या बताया, महाप्राण। तो अल्प मतलब थोड़ा और महा मतलब बहुत। तो अल्प का मतलब थोड़ा, प्राण का मतलब होता है वायु, प्राण का मतलब क्या होता है, वायु, और वायु को हम लोग और देहाती लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हवा। वायु को और हम लोग क्या बोलते हैं, हवा। तो बोलेंगे क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि यह अल्प प्राण होता क्या है, तो हम लोग बताएंगे वैसा वर्ण या वैसा व्यंजन वर्ण, सबसे बेटर होगा व्यंजन वर्ण, वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में कम हवा निकले। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा। अल्प का मतलब अभी तुरंत ऊपर बताया, अल्प का मतलब थोड़ा। अब वायु का मतलब हवा, हवा का, प्राण का मतलब वही वायु, और वायु को तोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, हवा। तो जिसके उच्चारण में मुंह से काफी कम हवा निकले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण की कौन कौन होता है, तो अल्प प्राण जो होता है पहला, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ध्यान से समझिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा वह हो जाएगा हम लोग का अल्प प्राण। अल्प मतलब थोड़ा सा समय लगे, जैसे कि क बोल दिया आराम से, ग बोल दिया आराम से, अंग, यह तीनों को बोलने में काफी कम हवा निकला। और उसी तरह से हम लोग इसका दूसरा अक्षर बोलेंगे क्या, ख, यानी कि अधिक जोर पड़ रहा है। उसके बाद बोलेंगे घ, तो उस पर भी हम लोग का क्या पड़ रहा है, अधिक जोर पड़ रहा है। तो उसमें ध्यान रखेंगे क्या, ध्यान हम लोग को रखना है अल्प प्राण में, अल्प प्राण में हम लोग को ध्यान रखना है क्या, कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वह क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। इसी तरह से इसका अल्प प्राण क्या हो जाएगा, तो च तो है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, उसके बाद य हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें देखेंगे टवर्ग में, तो टवर्ग में हम लोग का ये हो जाएगा ड और न। फिर इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें का हम लोग का हो जाएगा द और न, यानी कि त, द और न। पवर्ग में हम लोग देखेंगे तो पवर्ग में हम लोग का हो जाएगा प, ब और म, यानी याद रखना पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है, तो पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वह कहलाता है अल्प प्राण। फिर आते हैं हम लोग महाप्राण। महा का मतलब क्या हम लोग बोले हैं, अधिक, महा का मतलब अधिक, अधिक मतलब ज्यादा। तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, यानी उच्चारण का मतलब होता है बोलना, उच्चारण मतलब बोलना, जिसके उच्चारण में अधिक वायु निकले। प्राण का मतलब मैंने बताया क्या, वायु, प्राण का मतलब वायु, और वायु को और तोड़ के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, हवा। तो जिसके उच्चारण में अधिक हवा निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, महाप्राण, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। तो महाप्राण कौन कौन होता है, तो महाप्राण किसी वर्ग का दूसरा और चौथा। तो क वर्ग का दूसरा क्या हो जाएगा, ख और घ, इसका हो जाएगा दूसरा छ और झ। फिर आ जाइए ये ठ और ढ, फिर आ जाइए नीचे थ और ध, फिर आ जाइए फ और भ। तो यह हम लोग का महाप्राण हो गया। तो यह अल्प हम लोग अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण को हम लोग समझ लिए। अब इसका हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। तो क वर्ग, क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ, यानी सबसे पहले ध्वनि कहां से निकलेगी, तो कंठ से निकलेगी। कंठ पूछा है, क वर्ग का किसी भी लेटर के बारे में पूछे, क, ख, ग, घ, अंग, यह 5 का 5 अक्षर है। पांचों अक्षर के बारे में, वर्ण के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क का उच्चारण स्थान कहाँ है तो कंठ, ख का कहाँ है तो कंठ, ग का कहाँ है तो कंठ। अब आइए चवर्ग, चवर्ग, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका उच्चारण होता है तालु, या इसी को कहा जाता है तालव्य।
तालु को ही क्या बोला जाता है, तालव्य बोला जाता है। तो तालु बोले या तालव्य बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चवर्ग में जितने भी पांचों वर्ण है, पांचों वर्ण के बारे में किसी एक के बारे में पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, तालु। अब ये टवर्ग, तो टवर्ग का मतलब होता है, टवर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो मूर्धा। अब मूर्धा कहते किसको है, इस चीज को समझिए। मूर्धा यानी कि जिसको बोलने के लिए जीभ जो है वह तालु में सटेगा। जैसे कि हम लोग बोल के देखते हैं ट, तो जीभ जो हम लोग का जीभ जो होता है वो कहां स्पर्श कर रहा है, छू किसको रहा है, तालु को छू रहा है। तो जिसको बोलने में जीभ जो है वह पहले जाके तालु से टकराए और फिर आवाज निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। अब आ जाइए तवर्ग, इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा दंत यानी कि दांत। तवर्ग का जितना भी त थ द ध न जितना भी हो जाएगा सबका हो जाएगा क्या, दंत हो जाएगा। और पवर्ग का क्या हो जाएगा, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वह होता है ओठ। पवर्ग का उच्चारण स्थान ओठ होता है। तो उच्चारण स्थान से इस तरह के क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से उसको देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग अयोग वाह। कभी कभी पूछ देता है कि अयोग वाह होता क्या है, अयोग वाह कहते किसको है। तो जान जाइए हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह की कुल संख्या, अयोग वाह, अयोग वाह की कुल संख्या जो होता है वह 2 होता है, अंग और अह। यह दोनों को क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। एक और पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, तो वैसा व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन समझिएगा, वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण 2 वर्णों की सहायता से होती है, जिसका उच्चारण 2 वर्णों की सहायता से होती है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ और एक श्र, यह 4। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछे, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4। पूछा जाए इसका डिफिनीशन, तो बोलेंगे वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण 2 वर्णों के मेल से होता है उसको, या 2 अक्षरों के मेल से होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। और संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। यह दोनों यह दोनों चारों जो वर्ड बोलिएगा इसमें कोई 2 अक्षर मिल करके बोलाएगा। तो यह था हम लोग का वर्ण। वर्ण से जितना अभी बता है उससे बाहर छोटा सा भी एक भी क्वेश्चन आपको पूछने नहीं जा रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा या तो आप 10th दे लीजिए, 9th दे दीजिए, ग्रेजुएशन दे लीजिए, या किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब